Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अमेंडा। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एक पोएम है ना, पोम है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं और जिसके बारे में आज पहले तो हम उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, उसकी समरी वगैरह ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट और पीवाईक्यूज़ वगैरह जितने भी आए लास्ट 5 ईयर्स में वो उसके एमसीक्यूज़, और अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड हैं तो वो भी देखेंगे। सारे हम आज साथ में ही करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इसको जल्दी से क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। तो अमेंडा के पहले ऑथर का नाम देख लो। अमेंडा के ऑथर का नाम क्या है? रॉबिन क्लिन। ऑथर हमेशा बोलती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि पोएट, पोएटेस, ऑथर जो भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, पहले हम पोम पढ़ते हैं, पोम के बाद हम इसकी समरी देखेंगे। डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है। तो बार बार जो है यहाँ पे उसकी मदर या फादर, कोई भी, यहाँ पे हम पेरेंट्स की बात करें, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बार बार क्या करते थे, उसको नैग करते थे, बार बार हर बात के लिए टोकते थे और उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। जैसे कि भाई ना, अपने जो नेल्स हैं वो मत ऐसे दांतों से करो अमेंडा, ऐसे अपने शोल्डर्स को ऐसे करके मत बैठो, स्ट्रेट बैठो अमेंडा, है ना। ऐसे उसको बार बार डांटते रहते थे, टोकते रहते थे हर बात के लिए। फिर यहाँ पे अब जो पैरेंथेसिस में है ना, वो क्या है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो है उसमें क्या है, अमेंडा क्या सोच रही है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या था कि अमेंडा इतनी परेशान हो गई थी अपने पेरेंट्स की नैगिंग से कि वो एक किस्में इमेजिनेशन में चले जाती थी। और ये जो यहाँ पर पैरेंथेसिस में जो भी है, ये उसकी इमेजिनेशन है, उसका रिएक्शन है उसके मदर या फादर की नैगिंग के ऊपर। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting ब्लिसफुली। तो यहाँ पे वो अपनी मदर, सपोज कर लो मदर हैं, तो मदर की बातों से बचने के लिए क्या हुआ, इमेजिनेशन में चले गए। और वो क्या इमेजिन कर रही है कि एक अच्छा बड़ा सारा ग्रीन समुद्र है और वहाँ पे सिर्फ इकलौती निवासी हूँ, और वो कौन है, मैं, जो क्या है, एक मरमेड है, वो खुद को एक मरमेड समझ रही है और जो आराम से पानी में शांतिपूर्वक तैर रही है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मदर ही करती है, तो यहाँ हम मदर ही मान लेते हैं कि भाई तुमने जो है अपना होमवर्क किया क्या अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, मुझे लगा कि तुमने अपने शूज़ साफ़ कर लिए होंगे अमेंडा। उसको मतलब टोका ही जाता है बार बार, वो फिर इमेजिनेशन में चले जाती है। आम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, यहाँ पे देखो उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है अपने घर वालों से कि वो खुद को अनाथ समझ रही है कि मैं एक अनाथ हूँ जो स्ट्रीट पे घूम रही हूँ, मतलब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is स्वीट, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि मैं अपने पैरों से, जो मेरे से चुपचाप धीरे धीरे नंगे पैर हैं, उनसे धीरे धीरे शांति से, क्योंकि सैंड में ऑब्वियसली आवाज़ नहीं आती है पैरों की, फुटस्टेप्स की, उसमें अपने पैरों के इम्प्रिंट्स छोड़ रही हूँ। और जो यहाँ पे साइलेंस है वो कितनी ज़्यादा गोल्डन है, मतलब कितनी अच्छी लग रही है, और जो फ्रीडम है वो कितनी स्वीट है। मतलब यहाँ पे वो क्या है कि खुद के पेरेंट्स को वो सोच रही कि वो है ही नहीं, और वो एक अनाथ होती तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि उसको पूरी फ्रीडम मिलती। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब उसको इस बात पे भी रोका टोका जा रहा है कि भाई तुम जो हो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें उससे दाने निकल जाते हैं, अपने एक्ने देखो, है ना, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करो अमेंडा, ठीक है। यहाँ पे फिर वो वापस इमेजिनेशन में चली जाती है। I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is a tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब जो वापस उसको टोका रोका गया तो वो वापस इमेजिनेशन में चल जाती है। अब वो खुद को रपेंजल समझने लगती है कि मैं जो हूँ रपेंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो टावर है यहाँ पर अकेली मैं हूँ, तो यहाँ काफ़ी शांति वाली लाइफ है, और मैं तो किसी के लिए भी अपने बाल नीचे नहीं गिराऊंगी, जैसे कि वो प्रिंस के लिए करती है ना, प्रिंस को टावर में लाने के लिए वो अपने बाल नीचे गिराती क्योंकि उसके काफ़ी लॉन्ग हेयर होते हैं। तो ऐसे ही वो बोलती कि मैं तो किसी को भी नहीं लाऊंगी, यहाँ अकेली शांतिपूर्वक रहूंगी।
Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged you, Amanda. ठीक है, अब आगे उसकी मदर की, भाई ये जो तुम्हारा रोना धोना है, ऐसे मुंह बनाना है, इसको बंद करो. कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती ही रहती हूँ. अब वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसने इमेजिन करना भी बंद कर दिया, इसलिए यहाँ पर इसके रिएक्शन में कोई भी इमेजिनेशन नहीं है उसकी. तो यहाँ पे यही मैसेज है पोम से आपको कि पेरेंट्स को इतना भी ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए अपने बच्चों पे कि वो बेचारे जो हैं उनसे दूर ही हो जाएं और अपनी सारी स्किल्स भी और अपना जो भी फन है वो भी खो दें. ठीक है, चलो आप इसकी समरी देख लो. द पोम अमेंडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लीन. ही डिस्क्राइब्स अ गर्ल नेम्ड अमेंडा एंड हर मदर हु इज क्रिटिसाइजिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स. ठीक है, यहाँ पे जो पोम है वो रॉबिन क्लीन द्वारा लिखी गई है, रॉबिन क्लीन द्वारा. और अमेंडा के बारे में पोम है जिसमें बार बार उसकी मदर उसको किसी ना किसी बात पे डांटती रहती है. She is first pointed out for biting her nails and for not sitting in the right posture. पहली बार उसको डांट किस बारे में पड़ती है कि वो अपने नाखून चबा रही होती है और स्ट्रेट नहीं बैठी होती है, सिर्फ इतनी सी बात पर ही उसको डांट पड़ रही होती है. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. To escape from this, Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. इस nagging से भागने के लिए वो क्या करती थी, इमेजिनेशन में चले जाती थी और खुद को एक मरमेड समझती थी और वो यही इमेजिन करती थी कि वो एक शांतिपूर्वक जगह पे आराम से तैर रही है. Furthermore, she is nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. आगे उसको जो है किस बात के लिए डांटा जा रहा है कि उसने अपना रूम साफ नहीं किया, जूते साफ नहीं किए, होमवर्क नहीं किया. She then imagines herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents continuously. ठीक है, अब वो खुद को कैसे एक अनाथ समझती है, इमेजिन करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके पेरेंट्स जो है हर वक्त उस पर नज़र रखते हैं, उसको फ्रीडम नहीं देते और उस पर रोक टोक लगाते रहते हैं. She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet on the sand and would live a peaceful life. ठीक है, वो यही सोचती है कि भाई मैं जो है आराम से अपनी आज़ादी इंजॉय करूँगी और जो मिट्टी है उस पर अपने नंगे पैरों की छाप छोड़ूंगी और बहुत पीसफुल लाइफ गुजारूंगी. Next, Amanda is scolded for eating too many chocolates as this causes pimples. She is also scolded for not listening to her mother. ठीक है, अब अमेंडा को ज़्यादा चॉकलेट्स खाने के लिए डांटा जाता है क्योंकि उससे पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, और इसलिए भी डांटा जाता है कि वो अपनी मदर की बात नहीं सुन रही होती है. So now Amanda thinks of being Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge tower like her. In the tower, she will be alone and will live a peaceful life and will never allow anyone to come in. अब इस चीज़ से बचने के लिए वो वापस इमेजिनेशन में चले जाती है. अब वो खुद को रपंजल समझती है जो एक फेरी होती है, फेरी टेल वाली प्रिंसेस है ना, डिज्नी प्रिंसेस है. और जैसे कि वो टावर में अकेली रहती थी तो वो भी यही सोचती कि मैं भी अकेले रहूँगी और किसी को अंदर आने भी नहीं दूंगी. Finally, the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. ठीक है, फाइनली उसकी मदर जो है उसको बोलती है कि तुम ये ऐसे मूडी मत बनो, मुंह मत बनाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उनको ब्लेम करे उनकी डॉटर को डांटने के लिए. At this time, the poet has not written any reaction from Amanda's side, और इसका कोई भी रिएक्शन पोएट ने नहीं लिखा है. This constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. ये जो कंटिन्यू उसके साथ हो रहा था उसने उसे इतना ज़्यादा उदास कर दिया था कि अब उसने इमेजिन करना ही छोड़ दिया था. Excessive complaining may make them annoyed and disobedient, and hence they may develop a type of dislike for real life. It is the moral responsibility of parents to raise their children in such a way that they understand their point of view rather than becoming frustrated. ठीक है, ये moral duty बनती है पेरेंट्स की, moral duty बनती है पेरेंट्स की कि वो जो है अपने बच्चों को इस तरीके से रेज करें कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे rather than becoming frustrated. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर समरी लिखी हुई है. ठीक है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लो समरी का. कविता अमेंडा रॉबिन क्लैन द्वारा लिखी गई है. वह अमेंडा नाम की एक लड़की और उसकी माँ का वर्णन करते हैं जो उसकी गलतियों के लिए उसकी आलोचना कर रही हैं. सबसे पहले उन्हें नाखून चबाने और सही मुद्रा में ना बैठने के लिए टोक दिया जाता है. माँ को भी लगता है कि अमेंडा बहुत आलसी तरीके से बैठती है. इससे बचने के लिए अमेंडा खुद को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है जो सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आरामदायक जीवन जीती है. इसके अलावा उसे अपने कमरे और जूते साफ ना करने और अपना होमवर्क ना करने के लिए भी
परेशान किया जाता है। फिर वह खुद को एक अनाथ होने की कल्पना करती है क्योंकि वह अब अपने माता पिता द्वारा लगातार नज़र रखे जाने से तंग आ चुकी है। वह कहती है कि तब वह रेत पर अपने नंगे पैरों का पैटर्न बनाकर अपनी आज़ादी का आनंद लेगी और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगी। इसके बाद अमेंडा को बहुत अधिक चॉकलेट खाने के लिए डांटा जाता है क्योंकि इससे दाने हो जाते हैं। माँ की बात ना मानने पर उसे डांट भी पड़ती है। तो अब अमेंडा एक परी की कहानी के पात्र रुपेंजल बनने के बारे में सोचती है और उसके जैसे एक विशाल टावर में रहना चाहती है। टावर में वह अकेली रहेगी और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी और कभी किसी को अंदर नहीं आने देगी। अंत में माँ उसे मूडी होने से रोकने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसकी बेटी को परेशान करने के लिए उसे दोषी ठहराए। फिलहाल कवि ने अमेंडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। इस लगातार डांट फटकार ने उसे इतना दुखी कर दिया है कि उसने खुद को किसी और के रूप में कल्पना करना भी छोड़ दिया है। अत्यधिक शिकायत करने से वह ऊब और आज्ञाकारी हो सकते हैं और इसलिए उनमें वास्तविक जीवन के प्रति एक प्रकार की नापसंदगी विकसित हो सकती है। ये माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण इस तरह करें कि वे निराश होने के बजाय उनकी बात समझे। तो बेसिकली जो समरी थी ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है ताकि आप इजीली याद कर सको लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब इसकी थीम देख लो। द थीम ऑफ रॉबिन क्लीन्स पोम अमेंडा इज चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द चैलेंजेस ऑफ मैच्योरिंग. The poem tells the story of a little girl named Amanda as she faces the difficulties of growing up when her mother expects her to behave responsibly and she desires to escape from the duties of growing up. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम पूरी तरीके से मदर की मिस्टेक भी नहीं कह सकते क्योंकि जब एक टीनेजर वाली लाइफ आती है ना, जब हम टीनेजिंग वाले फेज में आते हैं तब उस वक्त हम भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत रेबल हो जाते हैं। रेबेलियन वाला एक बिहेवियर आ जाता है हमारे अंदर कि हमें भी बातें नहीं सुननी होती हैं, माननी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी और इसीलिए इमेजिनेशन में चली जाती थी। बट यहाँ पे मदर को भी इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, छोटी छोटी बातों पर उसको डांटना नहीं चाहिए। तो दोनों को जो है एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा ताकि जो है दोनों के रिलेशनशिप के बीच में दूरियां ना आए। तो बेसिकली यही यहाँ पर थीम थी। द पोम एम्फसाइजेज द बैटल टू मेंटेन द फ्रीडम एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड व्हेन एडल्ट ड्यूटीज स्टार्ट टू टेक कंट्रोल। ठीक है, तो यही मेन थीम थी कि कैसे जो है चाइल्डहुड इनोसेंस जो है वो जाता रहता है और हम जो है एडल्टहुड की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। बाइट, बाइट यहाँ पर कोई चीज़ दांत से काटना, जैसे कि वो नेल बाइट करी थी अपने वो। हंच, हंच होता है ऐसे मतलब उकड़ू बैठते हैं ना जो अपन, वो। स्लाउचिंग, आगे की तरफ झुककर बैठना। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे रहना। सोल, अकेला। ड्रिफ्टिंग, जैसे कि आप तैर रहे हो या किसी तरफ बहना। ब्लिसफुली, बहुत ज़्यादा खुश होकर। टाइडी, साफ सुथरा। ऑर्फिन, अनाथ। रोमिंग, यहाँ वहाँ घूमना। सॉफ्ट डस्ट, जो बिल्कुल बीच वगैरह की जो मिट्टी होती है कितनी सॉफ्ट होती है ना, बारीक सी मिट्टी होती है वो। बेयर फीट, नंगे पैर। फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, जो तुम बोलो। एक्ने, दाने। केयर, परवाह। ट्रैंक्विल, शांत। सर्टेनली, सर्टेनली होता है निश्चित, है ना, जिस चीज़ के आप कन्फर्म हो जो भी है। ब्राइट, चमकता हुआ। सल्किंग, सल्किंग होता है मूडी होना, नाखुश होना। ठीक है। नैगिंग, बार बार किसी बात पे डांटना या शिकायत करना। अब इसके पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो, ज़्यादा नहीं है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस? आपको क्या लगता है कि अमेंडा जो है वो कितने साल की है और आपको कैसे पता, मतलब आप जो भी आंसर दे रहे हो उसको जस्टिफाई करना है आपको। तो अमेंडा इज अबाउट अ 9 or 10 year old स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा जो है वो 9-10 साल की लड़की है। शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड फॉर थिंग्स टिपिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एज। उसको उन्हीं चीज़ों के लिए डांट पड़ती है जो उस टाइम के बच्चे, उस एज के बच्चे करते हैं। ऑब्वियसली हम तो नहीं अब नाखून चबाते, हमें तो अब डांट नहीं पड़ती चॉकलेट्स खाने के लिए, है ना। तो 9-10 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ही इस तरीके की डांट पड़ती है। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू टीच हर गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे अच्छे मैनर्स और एटिकेट सिखाना चाह रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि वो 9 या 10 साल की है। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि उससे कौन बात कर रहा है, मतलब जो ये नैगिंग, ये डांटना फटकारना है, ये कौन कर रहा है? तो वन ऑफ अ पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। दोनों में से कोई एक है। मोस्ट प्रोबेबली इट्स हर मदर, और जितने ज़्यादा चांसेस हैं तो मदर ही है।
In a traditional household, mother is held responsible for the conduct of child. In this case also, the range of instructions suggests that the speaker is Amanda's मदर. ठीक है, देखो हमें तो यही लग रहा है कि मदर है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स होते हैं उसमें एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड मैनर्स, एटिकेट सिखाना या अपने बच्चे पर ध्यान देना, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये मदर ही हैं जो उसको नैग कर रही हैं. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ जब हमने पोम पढ़ी थी कि स्टैंजा 2, 4 और 6 जो है वो पैरेंथेसिस में क्यों है, ब्रैकेट्स में क्यों है. तो stanzas 2, 4 and 6 are given in parenthesis because they reflect the inner thoughts of Amanda. ठीक है, वो क्या है, वो क्या दिखा रहे हैं हमें कि अमेंडा जो सोच रही है अपने मन में, जो चीज़ इमेजिन कर रही है, इसलिए वो पैरेंथेसिस में है. They can be taken as the reaction of the child for the instructions given in stanzas 1, 3 and 5. इसको आप रिएक्शन भी मान सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि मदर उसको जब जब नैग करती थी वो इमेजिनेशन में चले जाती थी, तो ये उसका रिएक्शन है. Here there is an alternate sequence of scolding of the mother and corresponding reaction to it given by the child. Also parenthesis is used here to make the reading of the poem फ्रेंडली. ठीक है, यहाँ पे देखा गया जैसे कि भाई पहले उसकी मदर नैग कर रही है, फिर उसके बाद वो इमेजिनेशन में जा रही है, फिर नैग कर रही है, फिर इमेजिनेशन में जा रही है, तो ऑल्टरनेट ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो क्या लग रहा है कि वो उनकी नैगिंग की ही वो रिएक्शन दे रही है इमेजिनेशन करके, है ना. ठीक है, इसलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज्ड हुए. Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? तो जो पैरेंथेसिस वाले स्टैंजाज हैं बेसिकली उनका स्पीकर कौन है, और आपको क्या लगता है कि वो जो स्पीकर है वो स्टैंजा 1, 3, 5, 7 वाले स्पीकर को सुन भी रहा है या नहीं. तो स्पीकर ऑफ द स्टैंजा 2, 4 and 6 इज चाइल्ड अमेंडा. जो पैरेंथेसिस वाले जितने भी स्टैंजाज हैं उनका स्पीकर कौन है, अमेंडा है. No, she is not paying any attention to the speaker of stanzas 1, 3 and 5 as she is lost in a world of her own. Her imagination provides her an escape from her sorry reality. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप खोए हुए ही होगे, तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी अपनी मदर की बातों पर. What could Amanda do if she were a mermaid? ठीक है, अमेंडा क्या करेगी अगर वो एक मर्मेड होती. तो अमेंडा wishes to be a mermaid, so she could carelessly move along on a emerald sea. अमेंडा जो है वो चाहती थी कि वो एक मर्मेड बन जाए ताकि वो बिना किसी मतलब केयरलेसली जो है बिना किसी की परवाह किए वो उस समुद्र में रह सके, तैर सके. She just wishes to be carried away by the green sea waves slowly and gradually. Hence, she desires to be a mermaid because for a child, mermaid is a symbol of freedom and wonder. ठीक है, वो बस चाहती थी कि वो उस पानी में धीरे धीरे ड्रिफ्ट होती रहे, बहती रहे. और यहाँ पे वो मर्मेड क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि एक बच्चे के लिए मर्मेड क्या है, एक कोई फेरी टेल से कम नहीं है ना, कोई मतलब ऐसी उसके बारे में सोचता है ना बच्चा, तो इसलिए उसको वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था और इसलिए वो मर्मेड बनना चाहती थी. इज अमेंडा एन ऑर्फन? क्या अमेंडा अनाथ थी? वाई डज शी से सो? अगर नहीं थी तो वो ऐसा क्यों बोलती है? नो, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन. अमेंडा अनाथ नहीं है. दो शी विशेज टू बी वन, हालांकि वो चाहती है कि वो अनाथ हो जाए. शी इज सो मच स्ट्रेस्ड विद द कंटिन्यूस कंप्लेनिंग ऑफ अ मदर दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम. ठीक है, वो अपनी मदर की शिकायतों से इतना परेशान हो गई थी कि वो खुद को अनाथ ही मतलब इमेजिन करती थी कि उसके पेरेंट्स ही नहीं हैं. अमेंडा इज अ लिटिल गर्ल हु सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम. अमेंडा एक छोटी सी लड़की है जिसे बस गोल्डन साइलेंस चाहिए थी और आज़ादी चाहिए थी. शी विशेस टू रोम अराउंड स्ट्रीट्स एंड ड्रॉ पैटर्न्स विद हर बेयर फीट. वो बस क्या चाहती थी कि वो स्ट्रीट पे इधर उधर घूमती रहे और अपने नंगे पैरों से अपने पैरों की छाप छोड़ती जाए. ठीक है, चलो, तो इसके एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इतने ही हैं. अब इसके हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं. देखो, इसमें एक्सट्रैक्ट बेस ज़्यादा हैं, इसमें 5 सालों के अंदर 3 एक्सट्रैक्ट बेस आए हुए हैं इसके, तो देख लो अच्छे से, है ना. यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है इस पोम का. डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. जो स्टार्टिंग वाला ही पैराग्राफ था हमारा
वही यहाँ पर आया हुआ है, उसके देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो आप। अमेंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर व्हाट पर्पस, अमेंडा को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो किस लिए दिए जा रहे हैं? तो अमेंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस एज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग, हर कंडक्ट एंड मैनर्स आर बीइंग रिफाइंड सो दैट शी ग्रोज अप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्योंकि अमेंडा बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, तो उसको जो ये सारे वो दिए जा रहे थे इंस्ट्रक्शंस, वो इसलिए दिए जा रहे थे कि उसमें मैनर्स और एटिकेट्स आए और वो बड़ी होकर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने। गिव अ सिनोनिम ऑफ बेंड, बेंड देखो बेंड होता है ऐसे झुकना, तो उसका कौन सा है यहाँ पर? हंच, जैसा कि मैंने आपको बताया था उकड़ू बैठने वाला। What does the speaker of the above lines instruct Amanda in the first stanza? जो स्पीकर है वो फर्स्ट स्टेंजा, जो ये वाला स्टेंजा है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है अमेंडा को? तो अमेंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड टू नॉट बाइट हर नेल्स, अपने नाखून ना खाए वो, एंड नॉट टू सिट लेजीली विद हर शोल्डर्स बेंट, और ना ही ऐसे आलसियों की तरह अपने शोल्डर्स बेंट करके बैठे। व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दी थर्ड लाइन? थर्ड लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस आपको यूज होता हुआ दिख रहा है? तो यहाँ देखो एस 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 बार बार आ रहा है स्टार्टिंग में, तो जब ऐसे ऐसे बार बार कॉन्सोनेंट आता है स्टार्टिंग में तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एलिट्रेशन। तो कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन यूज हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहिबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये उसी का जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था उसका रिएक्शन ही था, हमने जब पोम पढ़ा था। तो वाई आर दीज लाइन्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स, ये जो लाइन है ये पोम में ब्रैकेट्स में क्यों दी हुई है? तो दीज लाइन्स आर गिवन विद इन ब्रैकेट्स बिकॉज दे रिवील द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके का आपका एनसीईआरटी में भी था अभी कि भाई इसकी जो थॉट्स हैं वो ब्रैकेट में क्यों दिए हुए? क्योंकि ये उसके अंदर के थॉट्स हैं, वो ये सोच रही है। ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट अमेंडा इज सेइंग एंड व्हाट हर मदर इज इंस्ट्रक्टिंग। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे ये डिफरेंस बताने के लिए दिए हुए हैं कि उसकी मदर क्या कह रही है और उसके रिएक्शन में अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है। Give the word from the passage which means free flowing act of going with the motion and force। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना बहना, अपने आप मोशन के साथ बहना, तो वो वर्ड क्या देखा था हमने यहाँ पे? ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग लिखना है आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मर्मेड हेयर, यहाँ पे मर्मेड का रोल क्या है? तो मर्मेड इज अ पार्ट ऑफ अमेंडाज फैंटेसी इन हर ओन क्रिएटेड वर्ल्ड। मर्मेड क्या है? यहाँ पर अमेंडा ने इमेजिन कर रखा था उसको अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में। एज मर्मेड सेल्स इन अ सी केयरलेसली एंड एफर्टलेसली, सिमिलरली अमेंडा लॉन्ग्स टू डू सो इन अ प्लेस वेयर शी इज़ ऑल बाय हरसेल्फ। जैसे मर्मेड जो है वो बिना किसी की परवाह किए बहती रहती है पानी में, वैसे ही अमेंडा भी सेम करना चाहती थी कि अपनी फ्रीडम और किसी के बिना रोके टोके वो भी ये चीज़ें कर सके। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ सॉरोफुल? ठीक है, एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सॉरोफुल का ऑपोजिट है? तो सॉरोफुल का ऑपोजिट क्या है? ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, और सॉरोफुल क्या हुआ? दुखी, है ना, इसलिए। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ये भी एक पैराग्राफ है। How come silence is golden? साइलेंस को गोल्डन क्यों बोला गया है वो बताना है। Since silence is shown golden using the poetic device metaphor, because making silence golden, the poet is estimating the worth of silence. Amanda seeks peace and calmness which is absent in her reality. देखो साइलेंस को यहाँ पे क्या किया गया है? एक मेटाफोरिकली बताया गया है गोल्डन, है ना, क्योंकि जैसे गोल्डन क्या हो गया कि भाई कोई चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत प्रीशियस है ना। तो अमेंडा की रियल लाइफ में भी ये चीज़ की बहुत कमी थी कि चुप्पी नहीं थी, साइलेंस नहीं था, पीस नहीं था, इसलिए यहाँ पे उसने अपनी इमेजिनेशन में साइलेंस को कैसा बोला है? गोल्डन। गिव सिनोनिम ऑफ रोमिंग। रोमिंग का समानार्थी वर्ड देना है, तो रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और उसी का सेम एक होता है वॉन्डरिंग, इसका भी मतलब होता है इधर उधर घूमना। What is Amanda up to in this stanza? इस स्टैंजा में अमेंडा क्या करने की सोच रही है? तो अमेंडा इज अगेन टेकिंग रेफ्यूजी इन हर इमेजिनेशन, वो वापस यहाँ पर एस्केप कर गई है। हेयर शी विशेस टू बी एन ऑर्फन अवे फ्रॉम हर नेगिंग पेरेंट्स, यहाँ पे वो क्या विश करी कि वो एक अनाथ होती ताकि अपने पेरेंट्स से दूर होती। अमेंडा वॉन्ट्स टू रोम एमलेसली इन स्ट्रीट्स एंड ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग हर बेयर फीट। अमेंडा जो है वो बस बिना फिक्र के बेपरवाह स्ट्रीट पर घूमना चाहती थी और अपने नंगे पैरों से पैटर्न्स बनाना चाहती थी।
व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं? तो जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि मेटाफोर यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन बोला गया है साइलेंस को और फ्रीडम को स्वीट बोला गया है, इनडायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा है? मेटाफोर यूज हुआ है। सिंपल इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज देख लो, इसके एमसीक्यूज ज़्यादा नहीं है। द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्टेड विद द, जो गोल्डन साइलेंस है उसको किससे डिफ्रेंशिएट किया गया है? कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव, क्योंकि उसी का रिएक्शन था कि उसको साइलेंस चाहिए थी, पीस चाहिए था, इसलिए। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द यूसेज ऑफ द वर्ड पैटर्न एज इन द लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो बात हो रही कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, ठीक है। आप इस तरीके का आपको सेम मतलब से एक लाइन निकालनी है जो जिस तरीके से पैटर्न यहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न का मतलब क्या है कि वो ऐसे बनाना चाहती थी अपने नंगे पैरों के निशान। तो इसमें से देखो दैट इज़ अ लवली पैटर्न फॉर अ वॉलपेपर, तो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न की बात नहीं हो रही है। पैटर्न शर्ट, यहाँ पे कोई पैटर्न की बात नहीं हो रही है ना। शी पैटर्न हर हेयर आफ्टर हर फेवरेट सेलिब्रिटी, मतलब यहाँ पे बनाने वाली बात हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट है? डी करेक्ट है, ठीक है। वो कोई पैटर्न की, कोई प्रिंट की बात नहीं कर रही, वो यहाँ बता रही कि वो बनाना चाहती है अपने नंगे पैरों से निशान, तो बनाने वाली चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विच ऑप्शन कंप्लीट्स द पॉपुलर एडेज गिवन बिलो, देखो जब ये जो साइलेंस इज गोल्ड है ना, ये एक तरीके का कोई एडेज है जिसको जो क्या था, ये था स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, ठीक है। स्पीच जो है, बोलना क्या है, चांदी के बराबर है, और चुप्पी किसके बराबर है? सोने के बराबर। तो एडेज जो है वो सही वाला कौन सा है? स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। ये बेसिकली आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, ठीक है। ये चैप्टर में से नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ आपको नॉलेज यूज़ करनी पड़ती है अपनी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। A transferred epithet is a literary device where the modifier or epithet is transferred from the noun. It is meant to describe to another noun in a sentence, ठीक है। एक एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या करता है? एक नाउन को ही मॉडिफाई करता है ना, उसी को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द गिवन डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे देखो, ये जो हर्स्ट फीट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हर्स्ट है ये इस फीट को क्या कर रहा है? साथ में क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है वो कौन सा है? हर्स्ट बेयर फीट। What does the repetition of Amanda mean at the end of each line? जो बार बार ये अमेंडा का नाम लिया जा रहा है हर लाइन में, उसका क्या मतलब है? It describes who the speaker is talking to, ये बता रहा है कि स्पीकर किससे बात कर रहा है। It represents the absent-mindedness of the listener, ये दर्शा रहा है कि वो बार बार अमेंडा का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि अमेंडा सुन नहीं रही है। It shows the frustration of the speaker, ये फ्रस्ट्रेशन दर्शा रहा है स्पीकर की, या एक राइम स्कीम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार जो मदर है वो इतना गुस्सा थी अपने बच्चे से कि बार बार उसको नैक कर रही थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से बार बार उसका नाम ले रही थी। रेफरेंस टू अ फेमस और इमेजिनरी पर्सन, एनिमल, स्पीसीज और थिंग। इन द पोम द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड मर्मेड एंड रपेंजल। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कोई इमेजिनरी पर्सन की बात की गई है ना, और यहाँ पे मर्मेड और रपेंजल जो है वर्ड यूज़ किए गए, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है वो बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जब पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच सिखाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि कोई फेमस किसी भी तरीके की चीज़ या पर्सन का जब नाम आता है तो उसको हम कहाँ डालते हैं? अल्यूजन में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? सीधा सीधा दिख रहा है कि अल्यूजन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो, इसके एमसीक्यूज इतने ही आए हुए हैं। What is the role or importance of punctuation marks in language? Why has the poet used the exclamation mark after Amanda? Comment on the title of the poem. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क का क्या रोल होता है लैंग्वेज में ये बताना है। पोएट ने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये अमेंडा के बाद ये चीज़ नहीं लगाई है,
ये क्यों लगाई है, ठीक है, इस पे अपना जवाब देना है आपको। तो पंक्चुएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। देखो पंक्चुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। इट इज यूज टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंसेस। ये क्या करता है, एक क्लैरिटी लाता है सेंटेंसेस में, है ना, एक स्ट्रेस प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको रुकना है या यहाँ पे क्या चीज़ पे जोर देना है। इट इज यूज टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज योर राइटिंग। इससे आपके एक राइटिंग को क्या होता है, स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पे क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया था उसके बारे में आंसर है। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अमेंडा टू शो द मदर सरप्राइज ऑन सीइंग अमेंडा। अमेंडा इज अ सल्की एंड मूडी गर्ल विच अपसेट्स द मदर। यहाँ पे बार बार अमेंडा के बाद एक्सक्लेमेटिव मार्क इसलिए लगाया गया क्योंकि अमेंडा जो मुंह बना रही होती है बार बार अपनी मदर की नेगिंग पे, और उसकी जो मदर है वो देखकर अमेंडा अमेंडा ऐसे कर रही है, इसलिए वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटिव मार्क वगैरह फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी यही रोल था। Is the purpose of someone constantly giving instructions to Amanda being fulfilled? Explain. क्या जो भी इंसान बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसका पर्पस कंप्लीट हुआ? तो नो, अमेंडा sulks and become moody when her mother gives her too many instructions. अमेंडा जो है वो गुस्सा हो जाती है या मूडी हो जाती है जब उसकी मदर उसको ऐसे बार बार इंस्ट्रक्शंस देती। शी डज नॉट लिसन टू हर मदर एंड डजंट केयर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती है, ना ही उसको कोई परवाह होती है उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की। बट शी कांट डेयर टू इग्नोर देम आइदर, न ही उसकी हिम्मत होती है कि वो कुछ बोल सके। So she sulks. Parents in their endeavor to make their children well behaved give them too many instructions. अब यहाँ पे देखो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को वेल मैनर्ड बनाने के चक्कर में उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि बच्चा क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। Amanda imagines herself to be Rapunzel, yet would not like to do what all she did. Identify and state the reasons for her decision. Amanda खुद को Rapunzel समझती है इमेजिनेशन में, लेकिन वो वाली चीज़ें करना भी नहीं चाहती जो Rapunzel ने की थी। जैसे Rapunzel ने तो भाई उसके मदर की वो बात भी मानती थी जो उसकी वो थी, जो उसको चुरा के लिए आई थी, अगर देखी हो किसी ने मूवी या स्टोरी, और वो प्रिंस को भी ऊपर बुलाती है, मतलब अपने बालों की हेल्प से उसको ऊपर भी लेती है। बट अमेंडा वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहती थी, तो आपको इस चीज़ का जवाब देना है। अमेंडा वॉन्ट्स टू बी रपेंजल टू लिव अ पीसफुल लाइफ इन अ टावर वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शंस एंड शी डजंट हैव टू डू एनी वर्क। अमेंडा को सिर्फ क्या चाहिए था, वो टावर चाहिए था जहाँ वो अकेली रह सके, रपेंजल की तरह एक पीसफुल लाइफ बिता सके। बट शी डज नॉट वॉन्ट टू एस्केप विद अ प्रिंस लाइक Rapunzel. She never wants to escape and leave such a peaceful atmosphere with no instruction and no work to do. लेकिन वो Rapunzel की तरह प्रिंस के साथ भागना नहीं चाहती थी, मतलब जाना नहीं चाहती थी। वो शांति वाली लाइफ, अकेली वाली लाइफ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिससे हमें पता चलता है कि अमेंडा को सिर्फ पीस चाहिए था अपनी लाइफ में। वॉट मैसेज डज द पोएट वॉन्ट टू गिव थ्रू द पोम अमेंडा? अमेंडा से हमें क्या मैसेज मिलता है वो बताना है। तो द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट पेरेंट्स इन देयर endeavor टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड, मैनरफुल एंड inculcating good habits, give them too many instructions or nag them. ठीक है, तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उनको इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और इतना ज़्यादा डांटने फटकारने लगते हैं कि जो बच्चा है वो सारी मतलब उनसे दूर होता रहता है। दे शुड अडॉप्ट पॉजिटिव मेजर्स एक्सेप्टेबल टू चिल्ड्रन, अदरवाइज दे विल स्टॉप लिसनिंग टू देम एंड इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग एज अमेंडा डिड। फिर जो बच्चे हैं ना वो भी उनकी बात नहीं सुनेंगे कि भाई हमारे पेरेंट्स तो बार बार बस हमें यही बोलते रहते हैं, हमारी सुनते ही नहीं, समझते नहीं, तो हम भी नहीं समझेंगे, हम भी नहीं सुनेंगे, और फिर वो भी हो सकता है ऐसे ही कोई एस्केप रूट ढूंढ लें, है ना, जिससे वो आपसे दूर ही होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि पेरेंट्स को एक ऐसा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है जिसमें वो बच्चों से अच्छे से बात भी कर पाएँ और बच्चों को जो है बुरा भी फील ना हो। Discuss the importance of proper upbringing with reference to the poem Amanda by Robin Klein. यहाँ पे कि भाई प्रॉपर अपब्रिंगिंग जो है बच्चे की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो दिखानी है। तो अपब्रिंगिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन एडल्ट। देखो बहुत ज़रूरी है, अच्छा पालन पोषण है ना, ज़रूरी है ये चीज़, इससे ही एक एडल्ट जो है वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। वेन एवर वी विश टू एडमायर और क्रिटिसाइज समवन वी क्वेश्चन द अपब्रिंगिंग ऑफ दैट पर्सन। देखो कभी भी हम अगर किसी की प्रशंसा कर रहे होंगे ना, यार इसके माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए, है ना, या फिर हम उसकी बुराई कर रहे होंगे तो इसके माँ बाप ने यही सिखाया होगा।
तो बेसिकली क्या होता है कि बात सीधी आके कहाँ आ जाती है, आपके संस्कारों पे, आपकी अपब्रिंगिंग पे ही आ जाती है। Robin Klein's poem Amanda highlights the tension in the proper upbringing of a child. To instill good values and moral principles in a growing child comes as a foremost duty for the parents. However, the poem Amanda shows how a child feels trapped within the cluster of instructions. ठीक है, यहाँ पे देखो जो पोम थी रॉबिन क्लीन की, उसने दोनों चीज़ें दिखाई कि कितना ज़रूरी है बच्चे में मैनर्स लाना, एटिकेट्स लाना, उसके लिए पेरेंट्स को उन्हें सिखाना ही पड़ता है ना। और दूसरी तरफ उन्होंने बच्चे की फीलिंग भी दिखाई है कि किस तरीके से बच्चा इसमें जकड़ा हुआ फील करता है। तो यहाँ पे वो यही बताना चाहते हैं कि भाई ना तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दें, इतना ज़्यादा उस पर फोर्स बनाए, ना ही बच्चे जो है इतना ज़्यादा उस चीज़ को गलत लें, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज़ जो है आज आपको कुछ अलग बनाएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। No proper space is given to her creativity. She is instructed for everything. As a result, she feels trapped and seek an escape. ठीक है, अब क्या हो रहा था कि अमेंडा के साथ क्या सीन हो रहा था कि उसको इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी थी, उसको कोई स्पेस नहीं था। सिर्फ उसके जो पेरेंट्स उसको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से अमेंडा काफ़ी ज़्यादा घुटन फील कर रही थी। Her imagination proves to be her escape and also her defense against her nagging parents. अब उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया था चीज़ें, जो उसका एक एस्केप हो गया था अपने पेरेंट्स से भागने का, और डिफेंस भी हो गया था। सिचुएशन ऑफ अमेंडा इज सो बैड दैट शी विशेज टू बी एन ऑर्फन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हर पेरेंट्स। इतनी उसकी सिचुएशन ख़राब थी। देखो कोई बच्चा कभी भी कितना भी अपने पेरेंट्स से नाराज़ होगा ना, ये नहीं चाहेगा कि हम अनाथ ही होते। तो सोचो अमेंडा कितनी ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ से, है ना, कि वो ये विश कर रही थी कि वो अनाथ होती ताकि उसके पेरेंट्स होते ही नहीं। She imagines enacting various roles varying from mermaid to Rapunzel. Amanda, where her freedom is cut short by constant instruction and guidelines. Proper balance should be maintained when dealing with such delicate issues. Love and care should always be part of this two-way transaction. देखो अगर आप इतना ज़्यादा किसी भी चीज़, मैं सिर्फ ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स बनाओगे, हर चीज़ फोर्स से कराओगे, तो कोई रिलेशनशिप नहीं चलता, चाहे मदर डॉटर का हो, पेरेंट्स का हो बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ का हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, नहीं चलेगा। ठीक है, आपको एक ऐसा कॉमन ग्राउंड रखना पड़ेगा जहाँ पे कंफर्टेबिलिटी भी हो और चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे इस पोम का मैसेज था। State the key points in the poem Amanda. What do you learn from it? ठीक है, यहाँ पे ये देखो CBSE 2016 का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या था कि क्या बोलते हैं, की पॉइंट्स बताने हैं अमेंडा के कि आपने यहाँ से क्या सीखा। ठीक है, ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है, बट ये अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन इटसेल्फ एंड इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड लव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस। देखो सारे ही बच्चे स्पेशल होते हैं अपने अंदर, और उनको प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत होती है चीज़ें समझने के लिए। पेरेंट्स शुड गिव प्रॉपर स्पेस टू चिल्ड्रन एज दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एज वेल। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, तभी तो बच्चे खुद से भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। चिल्ड्रन डू टेंड टू लर्न सर्टेन बैड हैबिट्स, टू अंडू दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द राइट अप्रोच। ठीक है, बच्चे देखो होते हैं, बच्चे गलत संगति में रह के गलत आदतें भी पकड़ लेते हैं, तो उस वक्त डांटना फटकारना नहीं कोई काम आएगा। उस वक्त उन्हें प्यार ही से ही आप समझा पाओगे और तभी वो कोई चीज़ समझेंगे। One cannot teach their child everything in one day and expect them to behave properly henceforth. कोई भी अपने बच्चे को एक दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता। It is natural for a child like Amanda to seek freedom at her place. To curb that freedom means to make her angry and moody. Growing up, a child should not be about do's and don'ts only. To have nagging parents judging every action of a child would do more harm than good. देखो जैसे कि अमेंडा की सिचुएशन थी, उसमें तो उसे एस्केप ढूंढना ही पड़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, बट हमारे पेरेंट्स तो अंडरस्टैंडिंग है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई स्पेस देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा रेबेलियन हो जाएंगे कि वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, और जो आप जितना ही अच्छा करने की सोच रहे थे उतना ही वो बुरा हो जाएगा। रॉबिन क्लीन पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट अमेंडा इज फॉरबिडन टू एनीथिंग विदाउट सीकिंग परमिशन। अब अमेंडा के साथ क्या था कि उसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कोई भी चीज़ करने की। एवरीथिंग शी डज इज करेक्टेड बाय हर मदर ऑल द टाइम। अब वो कुछ भी करती थी तो उसकी मदर ये सही करना है, ये सही करना है, गलत है। शी कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल थिंग अकॉर्डिंग टू हर विल। एक भी चीज़ वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी।
शी कांट सिट लेजीली अराउंड, शी कांट ईट चॉकलेट बिकॉज दैट कुड कॉज एक्ने। अब हम भी तो थक जाते हैं यार, तो हम भी कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं ना, तो इतना तो इंसान को चाहिए। अब इस चीज़ पर भी अगर उसको डांट पड़ेगी तो ऑब्वियसली फिर वो दूर होगी अपने पेरेंट्स से। चॉकलेट कभी कभी दिल करता है, हम भी खा लेते हैं बहुत सारी, बट हमारे पेरेंट्स तो नहीं डांटते ना हमें कि दाने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भाई ये तो होने ही है, एडोलेसेंस आनी है तो ये तो कुछ नहीं भी खाओगे तो भी होने ही होते हैं। शी yearns फॉर फ्रीडम एंड चॉइस, उसको सिर्फ क्या हो रहा था, घुटन हो रही थी, उसको सिर्फ थोड़ी आज़ादी और चॉइस थी, भाई वो कोई बात खुद चूज कर सके। Her mother doesn't understand the fact that Amanda is innocent and naive. She is too small to understand the benefits of advice. Only thing that matters to Amanda's mother is what society will make of Amanda. उसकी मदर ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं समझ रही थी कि अमेंडा छोटी थी, इनोसेंट है, मासूम है, बेवकूफ़ भी है, उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी डांट फटकारने से। अमेंडा की मदर को सिर्फ इस चीज़ की परवाह थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी में अमेंडा कैसे रहेगी। Only thing that matters to Amanda's mother is what society will make of Amanda. We witness the miserable failure of parents when Amanda wishes to be an orphan so that she could be free. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपब्रिंगिंग, ऐसी अपब्रिंगिंग का क्या फ़ायदा जिससे आपका बच्चा यही सोचे कि वो अनाथ होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो यही चीज़ें हमने इस लेसन से सीखी कि हमें किसी पर भी फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको भी करने देना चाहिए, उसकी जो मर्ज़ी है। कोई बात नहीं, बच्चे गलत करेंगे तो ही तो सीखेंगे सही तरीका, है ना। और आपका फ़र्ज़ इतना बनता है कि अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको प्यार से एक्सेप्ट करो और प्यार से ही बच्चे को समझाओ। यही हमने इस चैप्टर से सीखा था, ठीक है। तो बस यही इसके जो मेन अभी 5 साल में जो आए हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स वो इतने ही आए, तो अच्छा है आपके लिए कि आपको थोड़े ही याद करने की ज़रूरत है। तो आज की जो क्लास है हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।